अस्सलाम वालेकुम, ये है डायरेक्ट लाइन और मैं हूँ बतूल राजपूत। आज हम एक नए प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं जिसमें आपको मुदल्लल तज्ज़िये नज़र आएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज की टॉप स्टोरीज़ क्या हैं जिन पे हम बहस करेंगे। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की कार्रवाइयों का मज़ीद हमने इजाफा देखा है। मुख्तलिफ़ जगहों पे 40 से ज़ायद अफराद मारे गए हैं। बदकिस्मती से उनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक पंजाब से था। लोगों को बसों से उतार के मारा गया है। गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि सख्ती से इनके ख़िलाफ़ निपटा जाएगा, लेकिन ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये वजूहात क्या हैं, क्योंकि हमने पैदर पे मुख्तलिफ़ फेजेस देखे हैं दहशतगर्दों की तरफ से कार्रवाइयों के पिछले 2 से 3 सालों में। एक और अहम स्टोरी ये मुख्तलिफ़ ज़राए से इतलात हैं कि नवाज शरीफ साहब दोबारा बहुत एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने PMLN की कुछ मेंबरान पे मुश्तमिल एक कमेटी बनाई है जिसका ये मकसद होगा कि वो अपोजिशन जमातों को एतमाद मिले, उनसे बात करें और PTI समेत मुख्तलिफ़ जमातों से बातचीत का सिलसिला शुरू हो सके। लेकिन PTI का एतराज़ ये है कि अब तक उनके पास ऐसी ऑफ़र नहीं है, और अगर एक्चुअली ये हो रहा है तो ये कितना रिज़ल्ट ओरिएंटेड होगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और एक बहुत अहम खबर जो कि पिछले कई दिनों से डिस्कस हो रही है कि पाकिस्तान का जो केस है वो IMF में डिस्कस क्यों नहीं हो रहा। हम सिर्फ इस बात पे खुश हैं कि एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट हो गई है, लेकिन एक्चुअली पाकिस्तान के अकाउंट में $7 बिलियन आएंगे कब, ये जो मुख्तस की गई है रकम ये ट्रिकल डाउन कब होगी, इसकी भी बहुत कुछ अहम वजूहात हैं जो कि आगे जाके प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। मुझे ज्वाइन करिए ज़ुनैर अज़हर साहबा, शी इज़ अ वेरी क्रेडिबल जर्नलिस्ट, बहुत रीजनिंग के साथ बात करती हैं। मोहम्मद आदिल साहब मुझे ज्वाइन करें, डायरेक्टर नॉर्थ हैं। इफ्तिखार फिरदौस साहब ज्वाइन करें, डायरेक्टर KP के हैं, हम हमारे कॉलीग हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका। ज़ुनैरा, आपसे मैं बात शुरू करना चाहती हूँ। इस साल के शुरू में हमने देखा है कि 62 अटैक्स हुए सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर में ही, और हम ये देख रहे हैं कि स्ट्रैटेजी भी है, काम भी हो रहा है, शहीद भी हो रहे हैं हमारे फोर्सेस के लोग, लेकिन जो एक इंटेंसिटी नज़र आती है हमलों में वो इवेंचुअली कम नहीं होती, बढ़ जाती है बार बार। क्या वजह है? थैंक यू बतूल। यूनाइटेड नेशंस में एक सिक्योरिटी काउंसिल में रिपोर्ट आई है जिसमें ये जो अपटिक है इन टेररिज्म इन पाकिस्तान, इसको कहा जा रहा है इट इज़ द वर्स्ट सिंस 9/11। तब से जो हम ये वायलेंस फेस कर रहे हैं ये अभी अपने वर्स्ट पे पहुंच गई है, और उसमें भी इस चीज़ को बहुत सेंटर पे रखा गया है कि ये तब से क्यों हुई है जब से तालिबान ने गवर्नमेंट संभाली है। मिलिटेंट अटैक्स बढ़ते गए। हम लोग अफ़गानिस्तान से कहते रहे कि आप कंट्रोल में लाएं, अपने जो स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं उनको वहाँ पे गैदर ना होने दें, बट इट कंटिन्यूड। ये बलूचिस्तान का मामला कोई उससे हटा हुआ नहीं है। जो हम अफ़गानिस्तान में TTP की बात करते हैं या मजीद ब्रिगेड की बात करते हैं, उस रिपोर्ट में इनका जिक्र है। टैक्टिकल लेवल पे, लॉजिस्टिक लेवल पे, स्ट्रेटेजिक लेवल पे वो बड़ी क्रेडिबल रिपोर्ट है। अगर सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कस हो रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि ये लोग आपस में राब्ते में हैं और एजेंडा सेम है। एजेंडा क्या है? रेस्टलेसनेस। अगर TTP ने फॉर्मर फाटा को टारगेट करना है तो मजीद ब्रिगेड ने और BLA ने बलूचिस्तान में वो करना है, और इसमें कॉमन एलिमेंट इंडियन नेशनल्स का उन्होंने लिखा है बीच में मौजूद है। आई थिंक रीजनल थ्रेट का जिक्र है उसमें कि इट हैज़ अ पोटेंशियल कि ये पूरे रीजन में फैलेगी अगर इसको कंट्रोल ना किया गया। तो पाकिस्तान नीड्स टू लॉबी रीजनल लेवल पे अपने हमसाया ममालिक के साथ प्रेशर बिल्ड करने की ज़रूरत है अफ़गानिस्तान पे कि इन चीज़ों को अपनी सरजमीन से होना रोकें आप। जब तक ये नहीं होगा, एक इंटरनेशनल या प्रेशर बिल्ड नहीं करेंगे, ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी। जी मोहम्मद आदिल साहब, मैं आपकी तरफ बढ़ती हूँ। सिर्फ 2024 में ये जो वाक़यात हैं वो 136 हैं, सिविलियंस 134 मारे गए हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर्स 130 और 92 से ज़ायद ऐसे लोग हैं जो कि या तो मुश्तबा थे या दहशतगर्द थे, वो लोग इससे मारे गए। सिर्फ मैं 2024 के फिगर्स आपके सामने रख रही हूँ। क्या वजह है कि पाकिस्तान, अगर जो ज़ुनैरा बात कर रही हैं कि डोजियर्स भी दिए हैं, अगर इंडियन इन्वॉल्वमेंट की बलूचिस्तान के अंदर या अफ़गानिस्तान की तरफ से जो हम डोजियर्स दे चुके हैं, प्रूफ दे चुके हैं, कितनी भी लॉबी कर लो वो काम आगे नहीं बढ़ पा रहा। क्या वजह है कि ये सॉर्ट नहीं हो पा रहा? कुछ भी हम मस्बत नहीं देख पा रहे, बल्कि हर कुछ अरसे के बाद परेशान कुन सूरत हाल हो जाती है बलूचिस्तान के अंदर। देखिए, बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है वो अब से नहीं है। 2006 में जब अकबर बुगटी वाला वाक़या हुआ था, और आज भी आपको पता है कि उनकी बरसी है। ये जो आज एक्टिविटीज़ हुई हैं BLA की तरफ से, वो उसी सिलसिले की एक कड़ी है, और ये तसलसल में इसमें जो इजाफ़ा हुआ है वो उनकी
जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद से ये बलूचिस्तान की सूरत हाल डेवलप होना शुरू हुई। बदकिस्मती ये है कि सिर्फ इसमें जो है वो हमारे हमसाया ममालिक की इन्वॉल्वमेंट इसमें है, और हमारे कुछ दोस्त ममालिक के इंटरेस्ट चूँकि अफ़गानिस्तान में बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं, तो उसकी वजह से भी कुछ मामलात हैं। ये सारा कुछ जानने के बावजूद जो दूसरी चीज़ मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान के अंदर कोऑर्डिनेशन गैप बहुत ज़्यादा है, यानी कि सिक्योरिटी इदारों के अंदर और जो इंतज़ामी और हुकूमत के इदारे हैं उनके अंदर जो है आपस में कोऑर्डिनेशन गैप है, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अभी तक हम जो है 2006 के बाद से जब अकबर बुगटी का मामला हुआ था उसके बाद से हम कोई पॉलिटिकल इंगेजमेंट नहीं कर सके। जो तहफ़्फ़ुज़ात थे बलूचिस्तान के अंदर लोगों के वो दूर नहीं कर सके। तो ये अब हम सिर्फ इल्ज़ाम लगा के ये कह दें कि कोई भी मूवमेंट है उसके पीछे दर पर्दा जो है वो कौन सपोर्ट कर रहा है, लेकिन हमने लोगों को इंगेज करना है, उनके मसाइल को, उनके इश्यूज़ को, जैसे मिसिंग पर्सन का बहुत बड़ा इशू है, उसको एड्रेस करना है, उसको सुनना है, उसको जो है हल करना है। तो इसके लिए जो हमें हुकूमती सतह पर कोशिशें हैं वो पिछले कई अरसे से जो है हमें वहाँ पर नज़र नहीं आई, PDM की पहली हुकूमत में भी, मौजूदा हुकूमत में भी। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमारे जो वज़ीर दाखिला साहब हैं वो आधा तीतर आधा बटेर हैं, वो उनका कोई फोकस ही नहीं है। वज़ारत दाखिला मुल्क में जिस वक्त जब इंतशार का शिकार है और पूरे मुल्क के अंदर दहशत गर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, तो चेयरमैन PCB भी हैं और वज़ीर दाखिला भी हैं, उनकी अटेंशन जो है उस तरह से है ही नहीं इस सारे मामलात की। तो इस वक्त ज़रूरत यह है कि जो वहाँ पर बलूचिस्तान के इश्यूज़ हैं उसको एड्रेस करते हुए एक ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए। गो के वो जैसे अब APS के बाद जो है वो पूरे मुल्क में हुआ था, पॉलिटिकल फोर्सेस को एतमाद में लेकर ऑपरेशंस किया गया था, तो इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर भी जो है वो वहाँ पर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एतमाद में लेकर मामलात को आगे बढ़ाना चाहिए। जब तक आप लोगों को इंगेज नहीं करेंगे, जब तक लोगों के मसाइल को एड्रेस नहीं करेंगे, मैं एक बैकग्राउंड ब्रीफिंग मैंने अटेंड की, उसमें मुझे ये सुन के बड़ी हुई कि रात को जो है वो स्टेट की रिट ख़त्म हो जाती है बलूचिस्तान के अंदर, ये दहशतगर्द जो है वो दंदनाते हुए फिरते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जो बलूचिस्तान की यूथ है उसको अभी तक ना रियासती इदारों ने ना हुकूमत में उनके साथ कोई इंगेजमेंट नहीं है। तो वो जो उनके माइंड सेट पर वहाँ के लोगों का कब्ज़ा हो रहा है वो अभी तक रियासत ने उसका कोई जो है वो हल नहीं ढूंढा है। तो जैसे जैसे हालात ख़राब हो रहे हैं पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान जो वो एक गेटवे की हैसियत रखता है, चाहे वो CPEC हो, चाहे वो टैपी हो, या इस तरह के गैस के मंसूबे जो ईरान से आने हैं या तुर्कमानिस्तान से आने हैं, तो वो गेटवे की हैसियत है। पाकिस्तान की मईशत में बलूचिस्तान का बड़ा अहम रोल है। तो वहाँ पर आप वसाइल की तकसीम में जब तक मुकामी लोगों को उसके बेनिफिट्स नहीं देंगे और एक मखसूस जो वहाँ पर सरदारी निज़ाम है उसको फोकस करेगा, तो ये बलूचिस्तान के मसाइल इसी तरह जो है हमें नज़र आएंगे और ये दहशत गर्दी कम होने के बजाय बढ़ेगी। तो इसको अब हुकूमत को सीरियस जो है वो उस पर लेना चाहिए। जी आदिल साहब साथ ही रहिएगा। इफ्तिखार साहब, सीरियसनेस तो है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, हम शहादतें भी देख रहे हैं, बट द पॉइंट इज़ मैं दो नुकात निकालना चाहती हूँ जो मोहम्मद आदिल साहब ने कहे हैं। एक तो एक नुकता निकलता है कि क्या मिसिंग पर्सनस का केस भी कॉम्प्लिकेट हुआ है उस मिस कोऑर्डिनेशन की वजह से जिसका जिक्र मोहम्मद आदिल साहब कर रहे हैं, और जिस इंगेजमेंट की बात कर रहे हैं। तो आपको याद होगा कि नवाब असलम रईसानी और अब्दुल मालिक बलोच साहब को जब डिसएंगेज किया गया था तो उनको भी नहीं पता था कि उनको डिसएंगेज क्यों कर दिया गया था। तो डू यू रिलेट विद दीज टू पॉइंट्स? देखिए बतूल, जो बलूचिस्तान का मसला है और जो टेररिज्म का एक बढ़ता हुआ आंसर है मुल्क के अंदर, और उसके दो पहलू जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना, और बलूचिस्तान को उसी तनाजुर में जो है वो देखना चाहिए। फर्स्टली ये कि जो एक पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव और डिमांड लिस्ट है बलूचिस्तान के हवाले से, वो आकर कन्वर्ज हो गया है टेररिज्म के साथ। और दूसरा जो है बलूचिस्तान का एक इंटरनेशनल जो है पर्सपेक्टिव है, जिसके अंदर ऑब्वियसली पाकिस्तान का ये क्लेम है कि वहाँ पर इंटरनेशनल जो फोर्सेस है और हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वहाँ पर ऑपरेट जो है वो कर रही हैं।
اب جو تضاد ہے اس سارے فیصلے کے اندر کہ ملک کا ایک ادارہ سائملٹینیسلی یہ بات کرتا ہے کہ یہ جو لوگ انوالوڈ ہیں ان سارے پروسیس ہے وہ بھی آبویسلی کی طرف جو ہے وہ جاتی ہیں. تو جو مسنگ پرسن کا ایشو ہے آبویسلی ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ بلوچستان کے اندر ایک بہت بڑا پروٹیسٹ ہوا. سائملٹینیسلی جب یہ بات ہو رہی تھی کہ یہ لوگ ٹیررسٹ کے ساتھ جو ہے وہ لنکڈ ہے, اسی وقت بلوچستان حکومت بیٹھ کر ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل بھی کر رہی تھی. تو جو کلیئرٹی کا ایک بہت بڑا عنصر ہے میرے خیال میں وہ جو ہے غائب ہے, اور جو پرابلم جو بن کے جو ہے وہ جا رہی ہے میرے خیال میں اس میں جو کلیئرٹی ہے اس میں کی آنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو حملہ ہے آبویسلی وہ بہت بڑا ہے, اس کو لائٹلی تو نہیں لے سکتے, لیکن اس کے ری ایکشن میں ہوگا کیا آئی تھنک اس میں پولیٹیکل اثرات تو نہیں نظر آتے. میرے خیال میں آپریشنل معاملات کے اوپر جا کر بات ختم ہوگی. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آئیں گے. پروگرام میں خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں ڈائریکٹ لائن. زنیرہ, ہم دیکھ رہے تھے ایک بہت اہم پریس کانفرنس جس میں بلوچستان کے سی ایم سرفراز بگٹی صاحب ایک ہنگامی پریس کانفرنس کر رہے تھے. زنیرہ, یہ کتنی امپیکٹ فل لگی آپ کو پریس کانفرنس, کیونکہ ان کی بات سنتے ہوئے مجھے یاد آیا کہ ایک تجزیہ تھا جس میں یہ پوائنٹ آف ویو دیا گیا تھا کہ جو پولیٹیکل انیشیٹو ہیں وہ بھی شاید بہت سیکیورٹی اورینٹڈ ہو گئے بلوچستان میں, اس لیے معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے. آپ کا کیا ویو پوائنٹ ہے اس پہ؟ بطول, ایک تو دیکھیں ٹریجڈی تو بہت بڑی ہے اور وی آل ایگری آن دس کہ دیر آر نو گڈ ٹیررسٹ, بیڈ ٹیررسٹ. یہ ٹیررسٹ ہیں اور ان کے ساتھ ویسے ہی نپٹا جانا چاہیے جس طرح نبٹ رہی ہے اس وقت ہماری آرمی. بٹ اس کے علاوہ جو باڈی لینگویج تھی ان کی, جس طرح وہ میڈیا کو ایڈریس کر رہے تھے, جس طرح وہ کویسچنس کو ٹیکل کر رہے تھے, وہ آئی ایم سوری دیٹ واز ناٹ ویری کنونسنگ. ایک تو پہلے ہی بلوچستان کا معاملہ پرابلم ہی یہ ہے کہ اس میں انگیجمنٹ نہیں ہے, نہ وہاں کے لوگوں کے ساتھ انگیجمنٹ ہے گورنمنٹ کی, نہ اس گورنمنٹ کی سینٹر کے ساتھ انگیجمنٹ ہے, اور نہ بلوچستان کے مسئلوں میں پارلیمنٹ اس طرح انوالو ہوتی ہے جس طرح باقی معاملات میں ہوتی ہے. سو ایک مانے اس چیز کو کہ ماضی میں گریو مسٹیکس ہوئی ہیں اور یہ اگریسو پوسچرنگ ہمیشہ نہیں چلتی, تو لوگوں کے ساتھ کم از کم میڈیا کے ساتھ کچھ سوال جواب میں آپ ان کو ڈانٹ نہیں سکتے. آپ انہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ان کو یہ نہ کہیں وہ نہ کہیں. لوگوں کے ویوز ہیں, you would have to listen and address it, because terrorist کے ساتھ تو آپ ڈیل کر رہے ہیں کائنیٹیکلی, وہ آپ کرتے رہیں گے, وہ وہی طریقہ ہے. لیکن جو وہاں پہ لوگوں میں انریسٹ ہے یا پاکستان میں جو انریسٹ ہے, بیکاز بلوچستان از پارٹ آف پاکستان, تو آج ہم لوگ جو پریشان بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے مائنڈس میں جو کویسچنز آئیں گے ان کو ایڈریس کرنا پڑے گا. جی, ویری ویل سیڈ زنیرہ. محمد عادل صاحب, یہ سیکیورٹائزیشن کی بات ہو رہی ہے. سرفراز بگٹی صاحب نے کہا کہ دیکھیں گے کہ 4G کا استعمال بھی کس طرح سے ہو رہا ہے, کیا اسے محدود کرنے کی ضرورت ہے. اور جیسے زنیرہ نے کہا کہ ہی ڈزنٹ سیم ٹو بی ویری کنونسنگ ایٹ آل. کیا آپ بھی یہ سوچتے ہیں؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا. سرفراز بگٹی صاحب جو اس وقت پریس کانفرنس میں جو کچھ بات کر رہے تھے, وہ پس پردہ جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو ان کا جو بیانیہ ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے, اس میں کافی فرق ہے. یہ صرف ایک اسٹیٹ ہے, تو وہ اصل ایشوز جو ہے جب تک آپ ایڈریس نہیں کریں گے, جب تک آپ وہاں کی نوجوان نسل کو ان کا حق نہیں دیں گے, یہ پرابلمز بڑھتی جائیں گی. اس کا اور 4G بند کرنے سے جو ہے وہ اس کا کوئی سولوشن نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ سیٹلائٹ فون, پہلے جب دہشت گردی کے واقعات ہوتے تھے اس پہ سیٹلائٹ فون استعمال ہوتا تھا. یہ اس طرح کے اور بہت سارے ٹولز ہیں جو استعمال کر لیتے ہیں. یہ ایک سرفراز بگٹی صاحب بڑے عرصے سے یہ مختلف فورم سے بات کر چکے ہیں کہ وہاں پہ 4G بند ہونی چاہیے. ہم نے دیکھا کہ KPK کے بہت سارے جو فاٹا کے علاقے تھے وہاں پر 4G کا ایشو تھا, تو کیا وہاں پر دہشت گردی کم ہو گئی تھی اس سارے معاملات سے؟ تو یہ بجائے ریاست کو اس کا ایک سالڈ سولوشن ڈھونڈنے کے, وہ جو عوام کے بنیادی حقوق ہیں اس کو سلب نہیں کرنا چاہیے. ان کو بات چیت کرنی چاہیے. وہ بات چیت کرنے کا کہتے تو ہے, لیکن ابھی تک ہمیں کوئی سیریس ایفرٹ جو ہے وہ کسی بھی سطح پر جو ہے وہ نظر نہیں آتی. فوجی آپریشن جو ہے وہ مسائل کا حل نہیں ہوتا, اور وہ جو اس طرح کے حالات ہیں اس میں ضروری ہے کہ لوگوں کو انگیج کریں, ان کے بات سنیں, ان کو سمجھیں, الزام تراشیوں سے گریز کیا جائے دونوں طرف سے. پروپیگنڈا ہر اس میں ہوتا ہے, وہ آپ
पूरी दुनिया में जो है वो प्रोपेगेंडा टूल्स इस्तेमाल होते हैं। मोहम्मद आदिल साहब, आपका जवाब आ गया, इसी को कंटिन्यू करते हैं। और ये बहुत बेहतरीन तरीके से आपने वजाहत की। इफ्तिखार साहब, 1975 में, अब मुझे याद पड़ता है कि जब BLA और मजीद ब्रिगेड मुख्तलिफ नामों से ऑपरेट करते थे, तो पहली दफ़ा जो उनका अटैक एक प्लान हुआ था वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे हुआ था, लेकिन वो फिर हो नहीं सका था मटीरियलाइज। तो ये तो बहुत दिहाइयाँ हो गई हैं। वो जो सीरियसनेस की बात कर रहे हैं मोहम्मद आदिल साहब, वो कौन सा नुक्ता है जब हम कहते हैं कि इतना कुछ होने के बाद भी सीरियसनेस नज़र नहीं आती? क्या लगता है, क्या लैक कर रहे हैं? देखिए, जो सीरियस गवर्नमेंट्स होती हैं और जो सीरियस अप्रोचेस होते हैं, उनके असरात भी सीरियस होते हैं। मेरे ख्याल में सरफराज बुख्ती साहब का जो अपना रोल भी है बलूचिस्तान में, जिस तरह वो देखा जाता है, वो खुद भी एक क्वेश्चनेबल पार्ट है बलूचिस्तान की पॉलिटिकल एलीट के दरमियान में, जो शायद इस प्रोसेस का हिस्सा जो है वो बन सकते हैं। दूसरी बात ये है कि अभी जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी वो ऑलमोस्ट 180 डिग्री स्टांस है। जब सरफराज बुख्ती साहब पहले चीफ मिनिस्टर बने तो सबसे पहले इन्होंने खुद ही इस बात का ऐलान किया कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अब उन्होंने कम्प्लीटली डिफरेंस जो है वो स्टैंस जो है वो इख्तियार कर लिया। जब आप अपने स्टैंस जो है वो सर्कमस्टेंसेस के लिहाज से जो है वो चेंज करते हैं, तब भी आपको लोग जो है वो सीरियस नहीं लेते, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आप अपने एफर्ट्स के अंदर वो पूरे नहीं उतरे, या फिर जो बात आप पहले कर रहे थे या अब कर रहे हैं उसके अंदर जो है आपको खुद कुछ इबाम है। तो मेरे ख्याल में सीरियसनेस की जहाँ तक बात है, सीरियसनेस ऑन ग्राउंड जो है वो नज़र आनी चाहिए। इट इज़ नॉट जस्ट अ टॉपिक जिसको हम इसलिए जो है वो बात करें क्योंकि हमें पब्लिक को एक जवाब देने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में अब ये मामलात यहाँ से तो कम से कम बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिकल प्रोसेस बैकग्राउंड के अंदर कंटिन्यूड रह सकता है जो इस मामले को बलूचिस्तान के पर्टिकुलरली जो है वो हल कर सके। ठीक है, एक और मौजू की तरफ बढ़ते हैं जो कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। ज़ुनैरा के रिपोर्टेडली नवाज शरीफ ने एक कमेटी बनाई है कुछ PMLN के मेंबरान पर मुश्तमिल, और वो ये करेंगे कि अपोजिशन से बात करेंगे और गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे। ये कितना प्रैक्टिकल आइडिया है? इट साउंड्स ग्रेट ज़ुनैरा, लेकिन PTI तो बात ही नहीं करना चाहती नून लीग से, वो तो सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से बात करना चाहते हैं। तो ये कामयाब होगा नवाज शरीफ का आइडिया? साउंड्स ग्रेट, बट मुझे ये नवाज शरीफ सेंट्रिक ज़्यादा लग रही है पोस्चरिंग। ही इज़ ट्राइंग टू इमर्ज वंस अगेन एज द मेन स्टे ऑफ मुस्लिम लीग नून, नॉट रियलाइजिंग कि ऑलरेडी सेंटर में एज अ प्राइम मिनिस्टर, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड CM पंजाब उन्हीं की पार्टी के और उन्हीं के ख़ानदान के स्टॉलवर्ड्स बैठे हुए हैं। whosoever is advising him, वो लोग शायद उन्हें अकेले में ये कहते हों, शायद उन्हें खुद ये फील होता हो कि वो irrelevant होते जा रहे हैं। पहले भी एक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो कि असल में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, इट वाज जस्ट अ रिकॉर्डेड थिंग जो मीडिया पे आई, और उसमें वो कीमतों की बात करके चले गए। कोई उस वक्त रिकन्सिलिएशन की बात कर लेते लोगों में बैठ के, तो हम समझते कि वो भी बिहाइंड द सीन प्रेसिडेंट की तरह कोई कोशिशें कर रहे हैं। द थिंग इज़ कि वो अपनी पोस्चरिंग पहले सोच लें कि वो क्या करना चाह रहे हैं। उन्होंने आगे का अपना पॉलिटिकल मज़ीद करियर अगर चलाना है तो वो कैसे चलाना है। PTI उनसे क्यों बात करेगी? मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड। अगर फजलुर रहमान भी लेओर इन कर लिए हैं प्रेसिडेंट ने अपनी तरफ, PTI वाकई सिर्फ अपोजिशन कैंप में अच्छा डिलीवर कर रही है एज एन अपोजिशन आई वुड से, तो वो इनसे बात क्यों करेंगे? ये सवाल मेरे माइंड में है। आई डोंट थिंक सो इट्स गोना वर्क। जी मोहम्मद आदिल साहब, आप बताइएगा कि आसिफ अली जरदारी का दिया हुआ बंदूकों का तोहफा काम कर जाएगा, या ये कमेटी क्या है जो काम कर जाएगी? क्योंकि दोनों का जो मकसद है वो एक ही है आजकल। जी बिल्कुल, आप सही कह रही है। आसिफ अली जरदारी की जो मुलाकात थी और उनके साथ मोहसिन नकवी थे, तो वो एक सीधा इस्टेब्लिशमेंट का एक मैसेज जो है वो मौलाना को कन्वे किया गया है कि आप फैसला करें कि आपने किसके साथ खड़े होना है। तहरीक इंसाफ के साथ उनकी बातचीत तो बड़े अरसे से चल रही थी, लेकिन मौलाना बहुत सयाने हैं, वो समझते हैं कि इस वक्त जो हालात का रुख जिस तरफ है वो कभी भी तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो नहीं जाएंगे। तो आने वाला जो सिनेरियो है सितंबर और अक्टूबर, उसमें सितंबर में अदलिया की छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं, उससे पहले जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, पार्लियामेंट है, और जो एक सीनियरिटी, जजेस की सीनियरिटी का जो मामला है, उसके हवाले से कोई कानून साजी का जो है वो जो है हुकूमत के ज़हन में है कि कोई ऐसी कानून साजी हो जाए जिससे वो जो इफ्तिखार चौधरी के जो तहरीक के बाद जो एक सीनियरिटी का मामला सुप्रीम कोर्ट में तय हुआ था, उसके बाद अब वो ये बड़ी एक सीरियस सोच जो है वो हुकूमती हलकों में भी और इस्टेब्लिशमेंट में भी पाई जाती है कि इसको वैसे ही तकर्री होनी चाहिए जैसे फ़ौज
के अंदर आर्मी चीफ की तकर्री होती, तो ये सारा कुछ उससे उस आइनी पैकेज से पहले जो है वो नवाज शरीफ साहब भी एक्टिव हो गए हैं, आसिफ जरदारी साहब भी एक्टिव हो गए। इनका मकसद सिर्फ ये है कि वो पॉलिटिकल जो जमातें हैं उनको एतमाद में लें और वो मैजिक नंबर जिसकी वजह से आइन जो कानून साजी है, आइन साजी है, अब वो मुमकिन हो सके। तो ये बेसिकली आपको एक एंगेजमेंट नज़र आ रही है पॉलिटिकल, और देखते हैं कि हुकूमत जो है वो मैजिक नंबर हासिल करने में कामयाब हो सकती है, क्योंकि कंट्रोवर्सी तो बननी है, लड़ाई तो होनी है, वो अदलिया के दरमियान भी और आगे इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, क्योंकि अभी मखसूस नशिस्तों का तफसीली फ़ैसला आना है और उस फैसले की बुनियाद पर देखते हैं कि जजेस का मूड क्या होता है। ये नई कानून साजी होती है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किस किस्म का रिएक्ट करती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आने वाले दिनों में डेवलप हो रही हैं, इसीलिए नवाज शरीफ साहब भी एक्टिव हो गए हैं और आसिफ जरदारी भी एक्टिव हो गए हैं, ताकि वो तमाम जितनी भी पॉलिटिकल जमातें हैं PDM की तरह, जैसे उस तरह से तमाम जमातों को साथ, क्योंकि अभी तक देखें ना सेनेट नामुकम्मल है। अब मुश्तरका इजलास बुलाया गया है, कोशिश इनकी ये है कि वो सारा मुश्तरका इजलास में कोई ऐसी कोई चीज़ का कानून साजी कर सके जिसका आने वाले दिनों पर कोई इम्पैक्ट हो सके। तो ये सारी एफर्ट है, अभी देखते हैं कि वो किस हद तक हुकूमत जो है सारे मामले में कामयाब। सेनेट भी क्वेश्चनेबल रहेगा क्योंकि उसमें 11 KP की सीटें नहीं हैं। इफ्तिखार साहब, आप बताएं कि सिर्फ मैजिक नंबर के लिए नहीं हो रहा, बल्कि एक इत्तफाक राय पैदा करने के लिए भी हो रहा है। फॉर एनी रीज़न रीलॉन्च करते हैं, नवाज शरीफ अपने आप को बार बार रेलिवेंट होने की कोशिश करते हैं। इस दफ़ा वो जो चाह रहे हैं रिपोर्टेडली वो हो रहा, आपको लगता है ये आसानी से हो जाएगा? देखिए बतूल, जो नवाज शरीफ साहब चाह रहे हैं उसके कुछ असरात PTI के अंदर जो क्रैक्स पड़े हैं उनसे उनकी उम्मीदें जो है वो उजागर हुई हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो अपने आप को एक अलहदा एंटिटी के तौर पे देखती है, और जो उनका MNA का पोर्शन है जो नेशनल असेंबली में बैठे हुए हैं वो अपने आप को एक डिफरेंट इंटरप्रेटेटिव वैल्यू में जो है वो जांचते हैं। तो जो बात हो रही है, जो मैजिक नंबर के हवाले से बात हो रही है, उसमें एक बात जो है वो यकीनी है कि चाहे वो PPP हो चाहे वो PML हो, वो इनको वू करने की कोशिश करेगी, अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश करेगी। लेकिन मैं लगता हूं कि मुझे ये लगता है कि नवाज शरीफ साहब का जो एक उनकी स्ट्रेंथ थी या जो उनकी एक पब्लिक क्रेडिबिलिटी थी वो काफ़ी हैम्पर हुई है, और इसमें जरदारी साहब के चांसेस जो है वो ज़्यादा हैं। लगता नहीं है कि ये सारा काम PMLN के ज़रिए नवाज शरीफ साहब जो है वो कर सकेंगे। और एक तनकीद है जो नवाज शरीफ पे बहुत होती है कि उनको माजी से निकल के मुस्तकबिल के बारे में सोचिए और अपनी रेलेवेंस को समझने की ज़रूरत है, लेकिन ये होता हुआ दिखाई नहीं देता। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।